आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आप सबको जानकारी होगी कि आप सबके प्रारंभिक परीक्षा की तिथि निश्चित हो चुकी है और जुलाई माह में आपका एग्ज़ाम है। तो निश्चित रूप से आप सब अपनी तैयारी को अब नए तरीके से एक बेहतर रणनीति के माध्यम से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो उसी कड़ी में मध्य प्रदेश राज्य विशेष के अध्ययन के क्रम में, जो कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से हम देख रहे हैं, तो कुछ हमारे टॉपिक हैं जिनको हमें देखना है। पहला, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक समारोह के बारे में, मध्य प्रदेश से संबंधित गुफाओं के बारे में, मध्य प्रदेश से संबंधित समाधि स्थल के बारे में, मध्य प्रदेश से संबंधित किलों के बारे में। ये 3 से 4 फैक्ट हैं जो आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस कक्षा में हम जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सब भी प्रयास करिएगा कि अलग अलग फैक्ट को नोट करिएगा, एक जगह मत नोट करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले अपनी चर्चा को शुरू करेंगे हम मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक समारोह से कि मध्य प्रदेश में कितने सांस्कृतिक समारोह मनाए जाते हैं। तो प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो 15 से 16 सांस्कृतिक समारोह मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। अब ये 15 से 16 सांस्कृतिक समारोह जो है कौन कौन से हैं, ये हमें अपनी परीक्षा की दृष्टि से तैयार रख कर आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले जो पहला जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है कालिदास समारोह। और कालिदास समारोह जो है इसका आयोजन उज्जैन में किया जाता है। कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहली बात समारोह याद रखना है। समारोह के बाद याद रखना है कि किस स्थान पर, किस शहर विशेष में उसका आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पे यदि आप सोचें कि कालिदास समारोह कौन सी संस्था मनाती है या राज्य सरकार मनाती है, तो कौन से मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है, ये सारी चीजें आपकी परीक्षा की विषय वस्तु नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी परीक्षा की विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ना होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ समारोह आपको पता होना चाहिए। समारोह के साथ साथ किस स्थल पर मनाए जाते हैं, वो शहर कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कालिदास समारोह और हमने देख लिया कि कालिदास समारोह जो है ये उज्जैन में मनाया जाता है। अब जब हमने देखा कि कालिदास समारोह उज्जैन में मनाया जाता है, तो आपको बता दें एक और समारोह है जिसको बोलते हैं टेपा समारोह। तो टेपा समारोह भी उज्जैन में होता है। तो कालिदास समारोह और टेपा समारोह दोनों का आयोजन उज्जैन में होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सांस्कृतिक समारोह, और सांस्कृतिक समारोह के अंतर्गत आप इसको नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? कालिदास समारोह और टेपा समारोह ये दोनों उज्जैन में मनाए जाते हैं, ये आपको नोट करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा समारोह हमारा आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वर्ष, खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव आप जानते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत आती है और यूनेस्को ने एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग आप कह सकते हैं कि जो मंदिर परिसर है, जो ये विश्व विरासत स्थल है, उसके अंदर, उसके प्रांगण में खजुराहो नृत्य महोत्सव के आयोजन की अनुमति दी थी। तो करेंट अफेयर्स में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो इसलिए खजुराहो नृत्य महोत्सव महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ खजुराहो से जुड़े हुए जो भी अन्य फैक्ट आपको पता है, नहीं पता है, तो उसको, जैसे कि खजुराहो किस प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उन सब बिंदुओं को आपको तैयार करते हुए चलना है। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? खजुराहो में किया जाता है। इसके बाद तीसरा आपका आता है तानसेन समारोह। तानसेन समारोह, और तानसेन समारोह जो है इसका आयोजन ग्वालियर में किया जाता है। तो याद रखिएगा, तीसरा आपका है तानसेन समारोह, और तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में किया जाता है। अब यहीं पे जब आप नोट कर रहे हैं तो एक फैक्ट और नोट कर लीजिएगा। जैसे आपने नोट किया सांस्कृतिक समारोह, उसके अंतर्गत आप नोट कर रहे हैं, तो यहीं पे साइड में एक पेज पे या अलग पेज पे या थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा। किसके लिए? यहाँ पे प्रमुख जो महल हैं उनके लिए। तो प्रमुख महल कौन कौन से संबंधित हैं ग्वालियर से, यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ग्वालियर से जो प्रमुख महल संबंधित है, पहला है गुजरी महल, दूसरा है बादल महल, तीसरा है जयविलास महल। तो 3 प्रमुख महल ग्वालियर से संबंधित है जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। गुजरी महल, बादल महल और जयविलास महल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो चौथा आपका आता है मालवा उत्सव। मालवा उत्सव
प्रमुख आयोजन है, नाम से ही स्पष्ट है, मालवा के क्षेत्र में। तो मालवा के क्षेत्र में यदि हम शहरों की बात करें तो इंदौर, उज्जैन और मांडू ये 3 शहर हैं जहां पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंदौर, उज्जैन और मांडू में मालवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और जैसे ही हमने तीनों नाम देखे तो इसमें से जो मांडू है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने भी बताया कि ग्वालियर में 3 महल हैं, गुजरी महल, बादल महल और जयविलास महल। उसी तरह से मांडू में भी चाहे आप दाई महल या अशरफी महल, दोनों एक ही नाम है, दाई महल या अशरफी महल, रानी, ये दूसरा आपका है रानी रूपमती महल, रानी रूपमती महल, जहेज महल और हिंडोला महल। तो 4 महल ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है जो मांडू से संबंधित है। कौन कौन से? दाई महल या अशरफी महल, रानी रूपमती महल, जहाज महल और हिंडोला महल, ये आपके 4 महल महत्वपूर्ण हैं। इसको भी आप महलों की कैटेगरी में नोट कर लीजिएगा। अगला आपका आता है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, और ये जो है मैहर हो गया, सतना हो गया, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में, कई अन्य शहरों में इसका आयोजन किया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, तो मैहर और सतना महत्वपूर्ण है, इसके अतिरिक्त भी कई शहर हैं, तो ये उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। अगला है अमीर खां संगीत समारोह। अमीर खां संगीत समारोह जो है इसका आयोजन इंदौर में किया जाता है। ठीक है, और इंदौर विभिन्न संदर्भों में लगातार चर्चा में रहता है, तो इंदौर से जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या याद रखना है? अमीर खां संगीत समारोह इंदौर। इसके बाद अगला आता है ध्रुपद समारोह। ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगला आता है मध्य प्रदेश समारोह। मध्य प्रदेश समारोह जो है इसका आयोजन दिल्ली में किया जाता है। आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रत्येक राज्य के जो हैं वो स्थल होते हैं आवास, जैसे बोलते हैं मध्य प्रदेश भवन, उत्तर प्रदेश भवन, लक्षद्वीप भवन, अंडमान निकोबार द्वीप, सभी राज्य जो हैं उनके भवन हुआ करते हैं दिल्ली में, और वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला है ओरछा उत्सव। ओरछा उत्सव, ओरछा आप जानते हैं किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है? आप करंट अफेयर्स में ओरछा से संदर्भित जो भी जानकारी आज तक मैंने आपको दी है वो आज के कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि ओरछा से संबंधित क्या फैक्ट आपको याद है। तो ओरछा उत्सव जो है ये टीकमगढ़ में मनाया जाता है। टीकमगढ़ में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है ओरछा उत्सव, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है पदभाकर समारोह। ठीक है, पदभाकर समारोह जो ये आपका है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको नोट करना है पद्माकर समारोह, तो पद्माकर समारोह आप नोट कर सकते हैं कि ये सागर में मनाया जाता है। तो पद्माकर समारोह हो गया सागर में, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, ये मनाया जाता है जबलपुर में। सुभद्रा कुमारी कवियत्री थी ये, तो कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह ये मनाया जाता है जबलपुर में, और जबलपुर में आपको मदन महल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मदन महल आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह ये आपके खंडवा में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव प्रमुख है, ये भी आपके खंडवा में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण है वह है लोक रंग समारोह। इसका आयोजन भोपाल में किया जाता है, और भोपाल में ही लोक रंग समारोह के साथ साथ दुर्लभ वाद विनोद समारोह का भी आयोजन किया जाता है। तो भोपाल से संबंधित जो आपके समारोह हैं वो आपने नोट कर लिए। अब कुछ महल हमने बताए, जैसे ग्वालियर से संबंधित महल बताए हमने, गुजरी महल, बादल महल, जयविलास महल। हमने बताया कि मांडू में है दाई महल या अशरफी महल, रानी रूपमती महल, जहाज महल, हिंडोला महल। उसी तरह से कुछ महल अभी छूटे हुए हैं, उनको भी आपको नोट करना है। जैसे अभी आपने नोट किया जबलपुर में मदन महल, उसी के साथ आपको नोट करना है कि हवा महल कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? चंदेरी में आपको हवा महल देखने को मिलेगा। नौखंडा महल कहाँ पे है? ये भी आपको चंदेरी में देखने को मिलेगा। इसके बाद है सतखंडा, एक है नौखंडा, एक है सतखंडा। तो सतखंडा महल जो है ये आपको दतिया में देखने को मिलेगा। अगला है
खरबूजा महल, और खरबूजा महल आपको धार में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके महल में दो आते हैं, राजा रोहित महल और इत्रदार महल। राजा रोहित महल और इत्रदार महल, और ये दोनों के दोनों आपको रायसेन में देखने को मिलते हैं। अगला आपका आता है बघेलन महल, और बघेलन महल जो है ये आपके मंडला में देखने को मिलता है। ठीक है, मंडला, डिडोरी, ये सारा स्थान आपने सुना होगा, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो हमने क्या देखा अभी तक? सांस्कृतिक समारोह कौन से हैं, किस स्थान पे मनाए जाते हैं, उनका नाम क्या है। दूसरा, मध्य प्रदेश से संबंधित जो कुछ महल हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हमने कर ली है। अब बात आती है गुफाओं की, कि मध्य प्रदेश से संबंधित कौन कौन सी गुफाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए भीमबेटका की गुफाएं। और भीमबेटका की गुफाएं जब आप प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो लगातार भीमबेटका की चर्चा होती है, भीमबेटका से संबंधित जानकारी आपको पता होगी। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये आपको अब्दुल्लागंज या रायसेन, किसी भी स्थान, कोई भी विकल्प है आपकी परीक्षा में, आप टिक कर सकते हो। तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज या रायसेन में आपको देखने को मिलती हैं। और यदि आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में समस्या आ रही है, तो आपको पता है कि टॉप 100 की एक सीरीज मैंने बनाई थी, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। टॉप 100 की जो सीरीज थी वहाँ पे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को सिर्फ और सिर्फ 100 प्रश्नों में समेट दिया गया था। निश्चित रूप से वो 100 प्रश्न यदि आप देख लेते हैं, लगभग 1 से 2 घंटे की वीडियो है, तो निश्चित रूप से प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत आपका संपूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप इसके लिए प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को तैयार करने के लिए टॉप 100 की सीरीज देख सकते हैं। आपके समय की भी बचत होगी और आपको फैक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो भीमबेटका की गुफाएं हो गई, ये अब्दुल्लागंज रायसेन में देखने को मिलती हैं। अगला है भृतहरि की गुफाएं, ये आपको देखने को मिलती हैं उज्जैन में। अगला है उदयगिरि की गुफाएं, ये आपको देखने को मिलती हैं विदिशा में। इसके बाद आपका अगला महत्वपूर्ण है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं आपको बाघ नामक स्थल पर देखने को मिलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है आदमगढ़ की गुफाएं, ये आपको होशंगाबाद में देखने को मिलती हैं। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में देखने को मिलती हैं। अगला आता है पांडव गुफाएं। पांडव गुफाएं आपको पंचमढ़ी में देखने को मिलती हैं। इसके बाद आती हैं देवनाला गुफाएं, ये आपको डिंडोरी में देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपकी आती हैं बिलौवा गुफाएं, ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलती हैं, बिलौवा ग्वालियर में। और लास्ट में जो आपका आता है ये है शंकराचार्य की गुफाएं, ये आपको ओंकारेश्वर में देखने को मिलती हैं। तो गुफाओं से संबंधित जो चर्चा थी वो अभी आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अब इसमें से कुछ फैक्ट और बचे हैं, जो आज का टॉपिक आपने देखा होगा थंबनेल में, तो उसको भी हम यहीं पर कवर कर देते हैं। अब आपके जो बचे हैं ये आपके बचे हैं समाधि स्थल, कि मध्य प्रदेश से संबंधित कौन कौन से प्रमुख समाधि स्थल हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप यहीं पे नोट कर लिए। अभी तक 3 चीजें आपने नोट किया, सांस्कृतिक समारोह, प्रमुख महल और गुफाएं नोट किया है। अब समाधि स्थल को नोट कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश से संबंधित कौन कौन से समाधि स्थल हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की जिनकी संभावनाएं हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं समाधि स्थल के बारे में, कि कौन कौन से समाधि स्थल हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो समाधि स्थल, अब टॉपिक आपका हो गया समाधि स्थल। और समाधि स्थल के अंतर्गत जो सबसे पहला हम देखने वाले हैं ये आती है ग्वालियर से संबंधित है, इसको बोलते हैं तानसेन की समाधि। तानसेन की समाधि, ये आपको नोट करना है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? तानसेन की समाधि ग्वालियर में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ग्वालियर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक समाधि और देखने को मिलेगी, मोहम्मद गौस का मकबरा। मोहम्मद गौस का मकबरा, ये भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। तीसरा आपको जो ग्वालियर से संबंधित देखने को मिलेगा, रानी लक्ष्मीबाई की जो सहायक थी जिनका नाम था झलकारी बाई, तो झलकारी बाई की भी समाधि यहीं पर देखने को मिलती है, झलकारी बाई की समाधि। ठीक है, तो ग्वालियर से संबंधित ये 3 समाधियां हैं, तानसेन की समाधि, मोहम्मद गौस का मकबरा
और झलकारी बाई की समाधि, झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहायक हुआ करती थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन तीनों को आप नोट कर लीजिए, ग्वालियर से संबंधित हो गया। इसके बाद आप जानते हैं कि लक्ष्मीबाई की भी समाधि आपको यहीं पर देखने को मिलती है। तो लक्ष्मीबाई की समाधि, ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, झलकारी बाई की समाधि, मोहम्मद गौस का मकबरा और तानसेन की समाधि, ये 4 समाधियां जो हैं आपके ग्वालियर में देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जबलपुर की। आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा, रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती की जो समाधि स्थल है ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। रानी दुर्गावती की समाधि स्थल है जबलपुर में, जबकि रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है वो आपके ग्वालियर में है। तो ये आपके हैं जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगला आपका आता है भोपाल से संबंधित। भोपाल में भी 1-2 समाधियां हैं, जैसे नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा, क्या है, नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा, ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। इसके बाद प्रमुख स्थान आपका आ जाता है मांडू। मांडू में आपको देखने को मिलेगा होशंग शाह का मकबरा, क्या है, होशंग शाह, ये आपको मांडू में देखने को मिलेगा। होशंग शाह का मकबरा ये आपको मांडू में देखने को मिलेगा, इसको आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आपका आता है शिवपुरी। शिवपुरी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवपुरी का संबंध यदि हम देखें तो आपको आधुनिक भारत में भी शिवपुरी की चर्चा देखने को मिल जाएगी। तो शिवपुरी से संबंधित जब हम बात करते हैं तो आपको नोट करना है महारानी सांख्या राजे सिंधिया, महारानी सांख्ये राजे सिंधिया, महारानी सांख्ये राजे सिंधिया, इनकी भी जो समाधि स्थल है ये आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगी। तात्या टोपे का नाम आपने अवश्य सुना हो गया, तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे की भी समाधि आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपने माधवराव सिंधिया का नाम सुना होगा, माधवराव सिंधिया की भी समाधि स्थल जो है वो है शिवपुरी, माधवराव सिंधिया, ठीक है। तो 3 महत्वपूर्ण हो गई, महारानी सांख्ये राजे सिंधिया, दूसरा तात्या टोपे, तीसरा माधवराव सिंधिया, इनकी भी समाधि स्थल आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगी। तो शिवपुरी से संबंधित ये प्रमुख 3 समाधियां हैं जिसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो इन तीनों को आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, शिवपुरी के बाद यदि हम बात करें तो बैजू बावरा की समाधि स्थल की चर्चा की जाती है, बैजू बावरा की समाधि स्थल। और जब बैजू बावरा की समाधि स्थल की बात की जाती है, निश्चित रूप से बैजू बावरा का अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो बैजू बावरा की जो समाधि स्थल है वो है चंदेरी, बैजू बावरा, ये कहाँ पे है, इनकी समाधि स्थल है चंदेरी। तो बैजू बावरा की समाधि स्थल आपकी हो गई चंदेरी। बैजू बावरा के बाद आपका आता है पेशवा बाजीराव की समाधि, पेशवा बाजीराव। तो पेशवा बाजीराव की जो समाधि है, पेशवा बाजीराव की जो समाधि है ये आपको देखने को मिलेगी रावण खेरी खरगोन में, रावण खेरी या आप कह सकते हैं खरगोन, कोई भी लिखा है, ठीक है, उस पर आपको टिक करना है। रावण खेरी लिखा है तो रावण खेरी पर टिक करेंगे, खरगोन लिखा है तो खरगोन पे टिक करेंगे। यहाँ पे पेशवा बाजीराव की समाधि है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अब नाम आता है वो आता है कान्हा बाबा की समाधि, कान्हा बाबा, कान्हा बाबा की समाधि, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, महत्वपूर्ण है, पूछा गया है एसआई की परीक्षा में। तो कान्हा बाबा की जो समाधि है वो है सोडलपुरा, हरदा में है, हरदा या सोडलपुरा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
इसके बाद एक और याद रख लीजिएगा, दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी, इसका जो मकबरा आपको देखने को मिलता है ये बुरहानपुर में देखने को मिलता है। बुरहानपुर, दौलत खान लोधी का जो मकबरा है ये आपको बुरहानपुर में देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो समाधियों की जो चर्चा थी वो भी समाप्त हो जाती है। जितनी प्रमुख जो समाधियां थी जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो फैक्ट इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा और परीक्षा टाइम पे यदि आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी चीजें बेहतर होंगी। अब आपकी आते हैं प्रमुख ऐतिहासिक दुर्ग। कौन कौन से ऐतिहासिक किले या दुर्ग हैं मध्य प्रदेश में जिनकी चर्चा अब यहाँ पे करनी है। सबसे पहले आता है असीरगढ़ का किला। क्या है? असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला दुर्ग में सबसे पहले आपका आता है असीरगढ़ का किला। बुरहानपुर में स्थित है। 10वीं शताब्दी में यह निर्मित किया गया है। स्थित कहाँ पे है? बुरहानपुर में। निर्माणकर्ता कौन थे? आसा, जिनको बोलते थे अहीर राजा। अहीर राजा या आसा। ठीक है, तो असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है, 10वीं शताब्दी में निर्मित है। निर्माणकर्ता हैं अहीर राजा या आसा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा आपका आता है धार का किला। क्या है आपका? धार का किला, ये भी महत्वपूर्ण है। धार का किला नाम से यह स्पष्ट है कहाँ पे होगा? धार में होगा। ठीक है, 1344 ईस्वी में ये बना हुआ है। 1344 ईस्वी का ये बना हुआ है और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनवाया है। तो धार का किला जो धार में देखने को मिलता है 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है चंदेरी का किला। अशोकनगर में आपको देखने को मिलेगा चंदेरी का किला। कहाँ पे देखने को मिलेगा चंदेरी का किला? अशोकनगर। ठीक है, अशोकनगर में आपको देखने को मिलेगा चंदेरी का किला। और जब चंदेरी के किले की बात करते हैं 11वीं शताब्दी में निर्मित है। प्रतिहार राजा थे एक जिनका नाम था कीर्तिपाल। तो प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने इसको बनवाया। किसने? प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने इसको बनवाया था, ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, चंदेरी का किला अशोकनगर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला महत्वपूर्ण है। ठीक है, बघेलखंड राजाओं द्वारा बनाया गया था। बांधवगढ़ का किला बघेलखंड राजाओं द्वारा बनाया गया था, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मंदसौर का किला इसके बाद आता है, ये महत्वपूर्ण है। मंदसौर का किला। अब अगर मंदसौर के किले की बात हो रही है तो यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि मंदसौर का किला कहाँ पर स्थित है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है कि मंदसौर का किला है तो मंदसौर में ही स्थित होगा। ये 14वीं शताब्दी में निर्मित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बनवाया किसने है ये महत्वपूर्ण है। तो मंदसौर का जो किला है इसको अलाउद्दीन खिलजी ने निर्मित कराया है। किसने कराया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में इसको निर्मित कराया है। मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी 14वीं शताब्दी। इसके बाद आता है नरवर का किला। नरवर का किला ये भी 14वीं शताब्दी में निर्मित है। कहाँ पर है यदि हम बात करें तो शिवपुरी में आपको देखने को मिलेगा। नरवर का किला शिवपुरी में 14वीं शताब्दी में निर्मित है और राजा नल द्वारा इसको बनवाया गया। किसने बनवाया है? राजा नल ने बनवाया है। किसको? नरवर का किला शिवपुरी में स्थित है, 14वीं शताब्दी में निर्मित है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम 14वीं शताब्दी तक पहुंचे हैं तो अब बढ़ते हैं 14वीं के बाद का कौन सा किला है, 14वीं शताब्दी के बाद निर्मित कौन सा किला है। तो आपको पहुंचना पड़ेगा 16वीं शताब्दी में, क्योंकि 15वीं शताब्दी में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कोई भी किला नहीं बनाया गया है जो प्रमुख है। तो अब 16वीं शताब्दी में जब आप पहुंचते हैं तो रायसेन दुर्ग आपको देखने को मिलता है। रायसेन दुर्ग
रायसेन दुर्ग आप जानते हैं नाम से ही स्पष्ट है, ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है रायसेन, तो रायसेन में होगा। ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया है, ठीक है, 16वीं शताब्दी में। बनवाया किसने है, तो राजा राज बसंती, राजा राज बसंती, राजा राज बसंती द्वारा इसको बनवाया गया है। ये आपको महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है मंडला का दुर्ग, मंडला। अब यहाँ पर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि मंडला का दुर्ग कहाँ है, क्योंकि नाम से ये स्पष्ट है कि मंडला का दुर्ग है, तो मंडला में है। और इसको राजा नरेंद्र शाह, राजा नरेंद्र शाह ने बनवाया है, 16वीं शताब्दी में ये भी निर्मित किया गया है। तो मंडला का दुर्ग हो गया, रायसेन का दुर्ग हो गया। इसके बाद आपका आता है ग्वालियर दुर्ग, ठीक है। ग्वालियर दुर्ग की जब हम बात करते हैं तो 8वीं सदी में ये बनाया गया है ग्वालियर का दुर्ग। और ग्वालियर का दुर्ग जो बनाया है वो राजा सूरज सेन ने बनाया है। ग्वालियर का दुर्ग राजा सूरज सेन, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ग्वालियर का दुर्ग राजा सूरज सेन ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आता है गिन्नौरगढ़ दुर्ग, गिन्नौरगढ़, गिन्नौरगढ़ दुर्ग। और गिन्नौरगढ़ दुर्ग ये कहाँ पे है, यदि हम बात करें तो गिन्नौरगढ़ का जो दुर्ग है ये भी आपको देखने को मिलता है रायसेन में। राजा उदय वर्मन द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। 13वीं शताब्दी में राजा उदय वर्मन द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उदय वर्मन ने गिन्नौरगढ़ का दुर्ग 13वीं शताब्दी में बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है अजयगढ़ का दुर्ग। अजयगढ़ का दुर्ग उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अजयपाल द्वारा इसको बनाया गया था, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको मत नोट करिएगा। लास्ट नोट करिएगा ओरछा दुर्ग, ओरछा दुर्ग। ओरछा दुर्ग कहाँ है, निवाड़ी में है, ठीक है, निवाड़ी में ये है। 17वीं शताब्दी में ये बनाया गया है। किसने बनवाया है ये महत्वपूर्ण है, तो राजा वीर सिंह बुंदेला, राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसको बनवाया, ठीक है। तो राजा वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा के दुर्ग का निर्माण कराया है, निवाड़ी में है, 17वीं शताब्दी में ये निर्मित किया गया है। तो इतनी जानकारी आज की इस कक्षा से आपको दिया हूँ। पहले जो प्रमुख दुर्ग थे, जो प्रमुख समाधि स्थल थे, जो प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, जो प्रमुख महल थे मध्य प्रदेश से संबंधित, उनकी ये संपूर्ण रूप से चर्चा समाप्त होती है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। और निश्चित रूप से यदि आप इसी तरह से लगे रहेंगे, और जैसे मैंने बोला कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत कवर करने के लिए टॉप 100 की जो सीरीज है वो पर्याप्त है, तो टॉप 100 की सीरीज कर लीजिएगा। आधुनिक भारत के लिए आपकी परीक्षा से पूर्व मैं प्रयास करूंगा कि कुछ आपको जानकारी दी जाए जिससे पूरा आधुनिक भारत आपका संपूर्णता में समाप्त हो जाए। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।